उनके खत और आप की 160वीं कड़ी 160th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। कल जो मैंने खत शुरू किया था, आज उसी को आगे पढ़ रहा हूँ। एक पैराग्राफ मैं कल के लेटर्स का पढ़ रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से कनेक्ट हो सके। लीजिए, सुनिए एक पैराग्राफ कल के खत से, फिर उसके आगे पढ़ूंगा। उनको अपने किए हुए की अहमियत अंदाज नहीं है। वो हमेशा सोहबती ऐसे महात्माओं के रहे हैं जिनको दिल से कुछ ताल्लुक नहीं रहा। ज़ाहिरा टीम टाम से ही सरोकार रहा, अंदर से बेखबर और बाहर से बाखबर। और ख़ुद जो कुछ भी किया मेरी समझ से खुश्क हड्डी छोड़ते रहे और अपने ही खून का मज़ा लेते रहे। मेरी सोहबत भी मिली तो क्या, अपने रंग को न छोड़ा और अब भी यही हाल चल रहा है। उनको ये एहसास नहीं कि वाकई जो किया व कहा वो कहना भी चाहिए था या नहीं। मुझे तो भाई जैसा मैं लिख चुका हूँ, जहाँ तक अपनी ज़ात का ताल्लुक है, कुछ नागवार नहीं। ऐसा करना भी हालांकि ऐसा करना भी मेरा यूँ मुनासिब नहीं कि एक बुरी मिसाल कायम होती है और संस्था के हेड को यह टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मगर खैर, यहाँ तक गनीमत थी कि उनको समझा दिया जाता। जरा आप सोचे तो सही कि अगर कोई शख्स किसी से कहे कि तू ऐसा, तो वो बर्दाश्त कर जाएगा, और अगर वो कहे कि तेरा बाप ऐसा, तो उसको नागवार ज़रूर होगा। ये दूसरी बात है कि वो उसको पी जाए। इस मौके पर अगर कहीं पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र बाकायदे हयात होते यानी जीवित होते और पंडित जी की तहरीरात यानी राइटिंग्स देखते, तो मामला दीगरगूं हो गया होता, दीगरगूं अस्त व्यस्त हो गया होता। फिर पंडित जी के लिए कहीं गुंजाइश न रहती। ये तो मैं ही हूँ, नाकारा हूँ कि दूसरे की खता भी अपने ऊपर रख लेता हूँ और फिर चुप रहना पड़ता है। मैंने जो खत असल नाविश्ता यानी ओरिजिनल लेटर पंडित जी का आपके पास भेजा था, उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझको भी कुछ कहने से नहीं छोड़ा। मैंने फिक्रे यानी सेंटेंसेस को मैंने फिक्रे अंडरलाइन कर दिए हैं। हालांकि मास्टर साहब, आप सच जानिए कि मुझे नागवार कतई नहीं है, मगर पंडित जी की अखलाकी कैफियत झलकती ज़रूर है। अगर कोई दूसरा इन तहरीरात को देखे तो कितना बुरा इम्प्रेशन पंडित जी की तरफ से पड़ सकता है। इसलिए ये राइटिंग्स मैं कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ और आपके पास भेजता हूँ ताकि आपके पास कॉन्फिडेंशियल फाइल में रहें। किसी दूसरे के तजुर्बे के लिए और पंडित जी के पास मेरे जो खतूत पहुँचे हैं, खतूत यानी लेटर, अगर वो देना सबाब यानी पुण्य समझें तो वो भी फाइल में लगा दिया जाए। अब मास्टर साहब आप गौर कीजिए कि पंडित जी के गुस्से का जवाब मैंने टिट फॉर टैट नहीं दिया, बल्कि जैसी ज़रूरत थी देता रहा। अगर वैसा ही जवाब मैं भी दे देता तो मैं समझता हूँ कि मुझ में और पंडित जी में कोई फ़र्क ना होता। इसलिए ज़ब्त हमेशा अच्छी चीज़ है। और पंडित जी ने जो कुछ लिखा उसको भी आप गौर करें कि उनकी इज्जत में कौन से चार चांद लग गए। ये उनके सोचने की बात है। अगर कोई आपको गाली दे और आपकी तबीयत में गर्मी ना आए
तो उसका असर गाली देने वाले पर लौट जाता है और उसको ज़्यादा खराब कर देता है। और पंडित जी की करतूत पर मेरे लिए सिवाय जब्त के और चारा ही क्या था। कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, फ़कीर का गुस्सा फ़कीर की जान पर। मेरी उनके सामने हकीकत ही क्या। मैं एक नाख्वानदा यानी अनपढ़, लठ, और वो तालीम याफ्ता यानी पढ़े लिखे, और गुर्गे बारा दीदा यानी अनुभवी। एक आलिम और जाहिल में निपटना बड़ा मुश्किल होता है। आलिम कहते हैं पढ़े लिखे को, विद्वान को, जाहिल आप जानते हैं। एक आलिम और जाहिल में निपटना बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये ज़रूर है कि पंडित जी को आप तालीम याफ्ता कह सकते हैं, मगर तरबियत याफ्ता नहीं कह सकते। एक जुमला पंडित जी ने जो ख़त में मुझको लिखा, उसमें यह था कि आप मुझसे फंस चुके हैं तो मैं आपसे फंस चुका हूँ। इसके जवाब में मैंने सिलसिला तोड़ने के लिए लिखा था, क्योंकि मैं तो फंस कर निकल नहीं सकता, मगर उनको हर वक्त इख्तियार है कि अपने फंसाव को वो अलहदा कर दे, और इस तरीके से दोनों को खलासी होती थी, यानी रिहाई से छुटकारा हो जाता था। सिलसिला तो ब्रेक अभी तक ऑटोमेटिक हो ही चुका था, मगर टूटने से पहले जैसा कि मैंने लिखा था, मैंने उसको एक ख़ास ताकत से कायम रखा, और ये मुरव्वत बिटिया और अम्मा की वजह से थी। दूसरे महीनों में मैंने उनको एक तरीके से दोबारा इनिशिएट किया, मगर एक धीमा सिलसिला कायम रहते हुए किया। बिल्कुल टूट जाता तो मैं ऐसा ना करता। बदएतकादी के सिलसिले में, बदएतकादी अविश्वास, बदएतकादी के सिलसिले में तज़ज्जुल यानी कंपन पैदा हो जाता है। सूफियों ने तो इसको यहाँ तक लिखा कि जब बदएतकादी पैदा हो जाए तो दोबारा बैयत करे। बैयत माने इनिशिएट, दीक्षा। सूफियों ने तो इसको यहाँ तक लिखा कि जब बदएतकादी पैदा हो जाए तो दोबारा बैयत करे। अगर मुर्शिद यानी गुरु बाकायदे हयात ना हो, यदि गुरु जीवित ना हो, तो उसके पहने हुए कपड़ों से ही बैयत करे। मैं तो माफ़ी दे चुका, अब फैज़ उनकी जानिब यानी उनकी तरफ रवा नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूं? और आज मुझे उनमें कुछ स्याही यानी कुछ कालिख भी दौड़ती हुई मालूम हो रही है। ईश्वर ना करे अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल उन्हीं के ऊपर है, तो मुमकिन है कि मुझसे उनको साफ करने में ज़्यादा मेहनत ना हो सके। अब तक उन्होंने अपनी गलती समझी ज़रूर है, मगर इतनी ही कि अगर किसी का पैर किसी ने दाब दिया हो और फ़ौरन माफ़ी मांग ली हो, अब बात ख़त्म हो गई, या जवानी कह दिया मुझे अफसोस है या सॉरी। एक मुश्किल और पड़ रही है कि मैं उनसे कुछ खफीफ यानी हल्का सा डरता था, और अब खौफ इस हद तक मुझ में बढ़ रहा है कि जैसे बाबू मदन मोहन लाल से था। ये चीज़ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वह डर इस बात का है कि तजुर्बे के मुताबिक उनसे नाप तोल कर गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ताकि कहीं फिर वो नौबत ना आ जाए। और मैं उनका कर भी क्या सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं खुद अफसोस कर लूँ। इस वाक़ये से चूँकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे दिल और दिमाग पर बहुत असर पड़ा, यहाँ तक कि 2 रोज़ मुझे चक्कर आते रहे, और सिर्फ इस वजह से कि मैं इस फंसाव से निकलना चाहता था मगर निकल ना सकता था। बाकी ख़त अगले अंक में। आप सबको दिन की मुबारकबाद।